direction of omega and alpha, where omega is what? Um, angular velocity. ओमेगा काय आहे? अँग्युलर वेलॉसिटी. आणि अल्फा काय असणार? अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. बघा, नाव सी पे अटेन्शन हवं. तर आता आपल्याला काय करायचं? डायरेक्शन बिटवीन ओमेगा अल्फा. तर पहिला असणार ओमेगा जे आहे ते अँग्युलर वेलॉसिटी असणार, आणि दुसरा काय असणार? अँग्युलर ऍक्सेलरेशन राहणार. नाव फॉर अ पर्टिक्युलर सर्क्युलर मोशन, फॉर एक्झाम्पल हा एक सर्क्युलर मोशन घेतो आणि आय एम कन्सिडरिंग दॅट माझा एक ऑब्जेक्ट आहे, तो इकडे ह्या साईडला इधर मूव्ह करेल. ओके, तर मग इकडे तो मूव्ह करणार सपोज विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. देन हाऊ टू फाइंड द डायरेक्शन? Okay, how to find the direction of that particular object? So to find the direction of the particular object, we are using right hand thumb rule. काय यूज करतो आपण? राइट हँड थंब. टेल मी व्हॉट इज राइट हँड थंब रूल? क्या असतं राइट हैंड थंब रूल? आठवतं तुम्हाला? 10th स्टैंडर्ड में आपने दो चीजें से पढ़ी थी, एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था और एक फ्लेमिंग्स हैंड या फ्लेमिंग्स रूल्स पढ़ा था. याद है? फ्लेमिंग रूल में ऐसे कुछ था, और राइट हैंड थंब रूल याद है अभी? हाँ, तर हे फोर फिंगर्स जे आहे, हे जे फोर फिंगर्स आहे ते तुमच्या वेलॉसिटीच्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार, आणि जो तुमचा थंब आहे तो तुम्हाला डायरेक्शन देणार. तर या पर्टिक्युलर केसमध्ये जेव्हा मी बोलतो की माझा फिंगर्स आहे ते अशा डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करतात, तर माझा जो थंब आहे तो आउटवर्ड्स असतो. तर जर मी याला अशा अँगल मध्ये बघितला, मी बघतोय की माझा ओमेगा जो आहे तो असा आहे, तर अकॉर्डिंग टू दॅट मी राईट हँड घेणार. राईट हँडचे माझे जे फोर फिंगर्स आहेत त्याला मी याच्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार, आणि मग मी बघणार माझा थंब कुठे आहे, आणि ते दॅट विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा. बरोबर आहे? डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा. जर समजा हेच उलट असलं, म्हणजे सपोज आय एम कन्सिडरिंग की हे असं आहे. ओके, तर जर ते असं आहे तर मला सेम राईट हँड घ्यायचं आहे. राईट हँड मध्ये नाव दिस इज नॉट पॉसिबल, देन व्हॉट हॅव टू डू? आय हॅव टू लाईक दिस. बरोबर आहे? मग याच्यात असं केलं की नंतर हे जे बाकीचे फोर फिंगर्स आहेत त्याला आपण कर्व करणार, आणि मी बघतोय की माय डायरेक्शन इज इन द बोट, आतमध्ये चालतं इन द बोट. मग त्या पर्टिक्युलरली त्याला जर मी इकडे ड्रॉ करतो तर मग हे मला डायरेक्शन असं इकडे भेटतं. जर ते डायरेक्शन मला असं भेटतं तर मग हे काय झालं? डाऊन. म्हणजे माझा ओमेगा काय आहे? डाऊन मध्ये असतो. बरोबर आहे? ओके, मग नंतर याच्यानंतर एक रूल आहे. त्या रूल मध्ये काय बोलतात की जी स्पीड आहे तुमची सर्क्युलर मोशनची, ते डिपेंड करते ओमेगावर आणि अल्फावर. ओके, तर मग याच्यामध्ये असं म्हणणं आहे की जर समजा माझा ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन अँड माय अल्फा इज अगेन इन दिस डायरेक्शन. ओके, तर मग मी इकडे मूव्ह केल्यावर माय या केसमध्ये तर मग इकडे मी मूव्ह केल्यावर माझी वेलॉसिटी पण खाली आहे, आणि आता मी अँग्युलर, हे ओमेगा आहे आणि अँगल आहे म्हणजे ऍक्सेलरेशन आहे, तर त्याच्याप्रमाणे हे दोन्ही काय आहे? सेम डायरेक्शन मध्ये असणार. जर असं आहे तर जर माझा ओमेगा अँड माझा जो अल्फा आहे ते जर सेम डायरेक्शन मध्ये असणार, ओके, सेम डायरेक्शन मध्ये असणार, तर त्याच्यामुळे काय होतं? माझी अँग्युलर या फिर सर्क्युलर मोशनची जी स्पीड आहे, ओके, सर्क्युलर मोशनची जी माझी स्पीड आहे ती काय होणार? इन्क्रीज होणार. काय होणार? इन्क्रीज होणार. आणि त्याच्या ऑपोजिट सिनारिओ मध्ये फॉर एक्झाम्पल मी बोलतो का माय वेलॉसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, माय वेलॉसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, आणि माझं ऍक्सलरेशन जे आहे त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहे. तर मग अकॉर्डिंग टू राईट हँड थंब रूल माझं वेलॉसिटी कुठे आहे? इकडे जातं. मग मी असं केलं तर माझी वेलॉसिटी डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. पण जेव्हा मी ऍक्सलरेशन घेतो तर मग युझिंग राईट हँड थंब रूल मी जर असं केलं तर माझं असं आहे ते, है ना? असं केलं तर त्याच्या हिशोबाने माझं अँग्युलर ऍक्सेलरेशन कुठे असणार? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असणार, अल्फा.
आता याच्यामध्ये काय होणार की माझे ओमेगा आणि अल्फा जे आहे ते सध्या काय आहे ऑपोजिट डायरेक्शन. ओमेगा अँड अल्फा जे आहे ते काय आहे ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये. जर माझे डायरेक्शन ऑपोजिट आहे ओके तर त्या केसमध्ये माझ्या सर्क्युलर मोशनची जी स्पीड आहे ओके किंवा सर्क्युलर मोशनची जी वेलॉसिटी आहे ती काय होणार डिक्रीज होणार. याच्या लक्षात याच्यामध्ये फॉर द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा and alpha, so using right hand thumb rule we can find out the direction for both omega as well as alpha. The using right hand thumb rule the forefinger will move towards the direction okay whether it is clockwise or anti-clockwise and the thumb will show you the axis direction okay. तर मग या केस सिनेरियो मध्ये माझा ओमेगा जो आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये या केस सिनेरियो माझा ओमेगा लोअर डायरेक्शन. सिमिलरली माझा अल्फा पण आहे. अल्फा पण काय आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असला तर वरती असणार लोअर डायरेक्शन मध्ये असला तर खाली असणार सेम राईट हँड थंब रूल मध्ये. आणि मग नंतर आपण बघतो की जर माझा वेलॉसिटी ओमेगा आणि माझा अल्फा जर दोन्ही सेम डायरेक्शन मध्ये असले तर त्याच्याने काय होतं माझ्या सर्क्युलर मोशनची स्पीड काय होते इन्क्रीज होते. पण जर ते दोन्ही ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये असले तर ती काय होते डिक्रीज होते. आता हे जर आठवत नसेल तर तुम्हाला एक स्मॉलचा एक्झाम्पल देतो. फॉर एक्झाम्पल वन कार इज देअर अँड कार इज मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन सपोज बरोबर आहे. इफ आय वॉन्ट टू ऍक्सेलरेट तर मग काय होणार आय विल अप्लाय फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ॲज अ रिझल्ट द टोटल वेलॉसिटी इन दिस डायरेक्शन ऑर द स्पीड ऑफ द कार इन्क्रीजेस. म्हणजे काय माझं ऍक्सेलरेशन पण या डायरेक्शन मध्ये आणि माझी वेलॉसिटी पण या डायरेक्शन मध्ये तर माझी गाडीची स्पीड इन्क्रीज होणार. जर समजा इफ आय वॉन्ट टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार मग आपण काय करणार वेलॉसिटी या डायरेक्शन मध्ये पण आपण ऍक्सेलरेशन या डायरेक्शन मध्ये लावतो. मग काय होणार त्याच्यामुळे माझी कारची स्पीड कमी होऊन जाणार. एक्झाम्पल काय आहे ब्रेक अप्लाय करणं. ब्रेक अप्लाय केल्याने काय होतं इकडे ऍक्सेलरेशन लागणार दुसऱ्या साईडला. कसं ऍक्सेलरेशन लागणार कारण की वेलॉसिटी इकडे काय होणार आहे कमी होणार. तर ऍज अ रिझल्ट ते स्पीड ऑफ द कार काय होते डिक्रीज होते. असं तुम्ही याला एक्झाम्पल मध्ये कन्सिडर करून रिमेंबर करू शकता. आलं का लक्षात. तो ये ड्रॉ करू देन वी विल गो टू द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट पार्ट बघा. आता आपण काय करणार काइनेमेटिक्स में और आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया होगा आइडिया है आपका ओके. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है. टाइम पीरियड का मतलब है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन तो हा माझा एक ऑब्जेक्ट है ओके. ये ऑब्जेक्ट जो है अभी वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा. तो व्हाट डज द टाइम पीरियड टेल अस. टाइम पीरियड बोलता है कि this object when it completes whole one revolution how much time does it take, that is our time peak okay. So for example this particular object is moving in this particular circular motion and if it is taking 1 second in order to complete the whole 1 second in order to complete the whole revolution then the time period comes out to be 1 second. बराबर है. Next is what frequency. The frequency says that in this particular same example okay now I am telling that ये जो object है वो that is again moving in a circular motion. ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है पर हमारा फ्रीक्वेंसी क्या बोलेगा. फ्रीक्वेंसी बोलेगा कि विद इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड के टाइम में 1 सेकेंड के टाइम में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार रोटेट करेगा या फिर कितनी बार अपना रेवोल्यूशन को पूरा करेगा. दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी ओके. तो देखो तो टाइम पीरियड इज व्हाट. टाइम पीरियड इज द टाइम required to complete one full revolution. ओके. मग नंतर नेक्स्ट मध्ये बघा व्हॉट इज फ्रीक्वेन्सी. फ्रीक्वेन्सी याच्यामध्ये सॉरी एफ नसते एन असते. वी आर कन्सिडरिंग एन ओव्हर हियर. तर फ्रीक्वेन्सी काय असणार इकडे एन ने डिनोट करणार. टाइम पिरियडला आपण टी ने डिनोट करणार. व्हॉट इज फ्रीक्वेन्सी within 1 second number of revolution is my frequency ओके. 1 सेकंड मध्ये किती नंबर ऑफ रेव्होल्युशन करतो आपण त्याला काय बोलतो आपण फ्रीक्वेन्सी बोलतो. नाउ टाइम पीरियड जे आहे ऑब्वियसली टाइम पीरियड असल्यामुळं याचा जो यूनिट आहे इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या बनेगा सेकंड बनेगा.
पर यहाँ हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बनेगा, हर्ट्ज, बराबर है ना। देखो ये दो स्टेटमेंट को देखो, क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन इज टाइम पीरियड, आणि मग काय बोललं, विद इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज माय फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को तुम देखते हो तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट का ऑपोजिट ये है और ये स्टेटमेंट का ऑपोजिट ये है, बराबर है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब t शुड बी इक्वल टू 1/n और n शुड बी इक्वल टू 1/t। ओके, तर हे काय असणार, रिलेशन बिटवीन द टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी। याला प्रूफ करण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया। ओके, एक एग्जांपल घेऊया। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सेम वी विल टेक वन सर्कल, ओके, एंड माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, बराबर है। आई एम कंसिडरिंग कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे, यहाँ पे 2 रेवोल्यूशंस होंगे, सही बात है। ओके, फॉर्मूला में डालते हैं, तो t इक्वल्स टू 1/n है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 1/2 मींस दिस इज व्हाट 0.5 सेकेंड्स। मग टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, बराबर है। जब मैं n का वैल्यू 2 डालता हूँ तो मुझे t का वैल्यू क्या मिलता है, 1/2, जो कि होता है 0.5 सेकेंड। लॉजिकली स्पीकिंग जर एका सेकंदामध्ये तो 2 वेळेस फिरतोय, तर ऑब्विसली एक रेव्होल्यूशनला किती वेळ लागणार, हाफ सेकंड लागणार, बरोबर आला, हाफ सेकंड। दिस प्रूव्स that the relation between time period and frequency is right. Clear है? Now right. Stop. वापस से, कारण कि we are going to find out a new formula for angular velocity over here. Angular velocity का formula क्या था? Circle. This is a point A. This is point B. This is this is the radius. Okay, ये angle जो बनता है theta. Okay, तो within a time period, my object is moving from point A to point B, creating an angle theta, which is also called as, theta is also called as what? Angular displacement, बरोबर है कि नहीं? ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे। तो फॉर एक्झाम्पल, फॉर वेलोसिटी द ओमेगा बिकम्स डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर है, डी थीटा अपॉन डी टी। और इसको, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, आई विल राइट ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, क्या है ना, 2 पाई अपॉन टी। देन यू विल से सर ये कहाँ से है, सी पे अटेंशन ओवर। तो हाँ माझा एक ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस ऑब्जेक्ट जो है वो अभी मेरा एक सर्कुलर मोशन कवर करेगा। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से स्टार्ट होगा, पूरा घूमेगा, वापस अपने जगह पे पहुंचेगा, सही बात है। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट होके वापस वही जगह पे पहुंचेगा, तो जो एंगल इसने क्रिएट किया है या फिर जो एंगल उसने कवर किया है वो कितना है, 360 है, सही बात है, क्या है, 360 है, बराबर। तो ये जो 360 है वो हमारा क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी बनेगा, बराबर है। तो ये 360 क्या बनेगा, मेरा एंगल बनेगा थीटा, और ये टाइम क्या रहेगा, ये पूरा एक सर्कल कवर कर लिया उसने, उसका मतलब है ये बन जाएगा, ये जो हमारा टी है ये पूरा कवर करने पर बेसिकली बन जाएगा टाइम पीरियड, क्योंकि पूरा सर्कल कवर हो चुका है। यहाँ पे देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल वन रेवोल्यूशन, बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको टी लिखेंगे। अभी 360 को हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 पाई। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 होता है, इसका मतलब 2 पाई का मतलब है 2 इंटू 180 विच इज 360, बराबर है। तो ओमेगा का वैल्यू बनेगा 2 पाई अपॉन टी, क्लियर है। अभी हमको मालूम है 1 अपॉन टी जो है वो बेसिकली क्या होता है, एन। तो हम इसके 1 अपॉन टी का जगह पे एन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ओमेगा क्या मिलेगा, 2 पाई एन। तो हमको दो नया फॉर्मूला मिलता है, which is omega is equal to 2 pi upon t and omega is equal to 2 pi n। ये रहेगा एंगुलर वेलोसिटी का 2 न्यू फॉर्मूला, क्लियर है। देखो, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारा जो पार्टिकल है वो ये पॉइंट पे है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं माय ऑब्जेक्ट इज
मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे वो घूम रहा है। तो ये पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करना सर्कल। ओके, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, हम एक पत्थर लेंगे, पत्थर को हम क्या करेंगे, एक रस्सी से बांधेंगे और उसको घुमाएंगे। ओके, अगर मैं बहुत ज्यादा उसको घुमाता हूँ तो देर आर टू कंडीशन। एक कंडीशन क्या है कि एक तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से मेरे हाथ में जो रस्सी है वो क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, बराबर है। या फिर दूसरा कंडीशन है कि रोक टूट जाए। अगर मैं इसको बहुत जोर से घुमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट पे मेरा रॉक पहुंच गया और अचानक मेरा रस्सी हाथ से छूट गया, तो मेरा रॉक क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा क्या, वो सीधा बाहर जाएगा। दैट इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी। So for example, this is a point over here where object is at a point A and it is reaching at point B. Now the velocity is changing. So in at this particular point, हम एंगल को नहीं मेजर कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, ये आर्क जो है उसको मेजर करना पड़ेगा। ओके, और अगर हम आर्क को मेजर करते हैं तो वो आर्क का क्या ना मेजर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आर्क लेंथ। क्या बनेगा वो, आर्क लेंथ। तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला विल बिकम आर्क लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर्क लेंथ अपॉन टाइम, विच इज v इक्वल्स टू s अपॉन t। आता ना मैं दिस इज आर्क लेंथ, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। तो ये केस में हम थीटा को जैसे यहाँ पे रेडियंस कंसीडर करते थे, वैसे इसको रेडियंस नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, इन मीटर्स रहेगा। तो हमारा जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मीटर पर सेकेंड बन गया। तो हमारा यहाँ पे ये केस सिनेरियो में जो डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन क्या बनेगा, बताओ, क्योंकि मीटर जो है उसको भी डायमेंशन में हम मेजर करते हैं। तो ये बनेगा L1 M0 T-2 आ रहा है समझ में। तो ये पर्टिकुलर केस में टेंजेंशियल वेलोसिटी में हमारा जो वेलोसिटी है वो हमेशा आपके रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बना के चलेगा। ओके, तो और ये हमेशा ऐसे चलेगा, और ये जो आर्क है उसको हम मेजर करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा आर्क लेंथ अपॉन टाइम, जो कि रहेगा v इज इक्वल टू s अपॉन t विच इज मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन इसका ये रहेगा। ये केस सिनेरियो में, ये इसके सिनेरियो में इसका डायमेंशन जो है वो क्या रहेगा, थीटा अपॉन टी। थीटा जो है वो रेडियंस में, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा और ये रहेगा t⁻⁻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 ⁻
1। और ये केस में क्या रहेगा, एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो टी सॉरी एल रेस टू वन टी रेस टू एम रेस टू जीरो और टी रेस टू -1। आया समझ में? तो ये क्या है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में? नाउ हाँ इतना लिख लो, फिर अपन आगे वाला पॉइंट को क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन tangential relation between tangential velocity, okay, tangential velocity और एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का आपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका रिलेशन आता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्या आता है इसका रिलेशन, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और ये 11th स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ा हुआ है। अभी ये जो है ये स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे आप ओमेगा को आगे लिखो या फिर आर को पीछे लिखो, कोई भी ऐसे आगे पीछे लिखेंगे तो उसके वजह से इसका साइन चेंज नहीं होता है। पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा v डैश इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर डैश। ओके, ये जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और ये क्या रहेगा, हमारा वेक्टर फॉर्म रहेगा। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में ओमेगा और आर का जो वैल्यू है वो या फिर जो प्लेस है वो फिक्स है। अगर आप आर को आगे लेके जाते हो, ओमेगा को पीछे लेके आते हो, तो क्या हो जाएगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें ये रूल होता है। ओके, यूजुअली ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसके लिए एक्चुअली ना लास्ट इसके पहले वाला सिलेबस था, इसके ऊपर डेरिवेशन था। डेरिवेशन मतलब छोटा सा सोल्यूशन वाला पार्ट था, पर अभी वो सोल्यूशन वाला पार्ट 11th में कवर हो चुका है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे जितना हो सके उतना। तो क्वेश्चन अपन के राइट, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन
A particle is revolving in a anti-clockwise sense. A particle is revolving in a anti-clockwise sense along the circumference of the circle. Along the circumference of the circle, the radius the radius of the circle is r. The radius of the circle is r. With linear velocity v. With linear velocity v. The angle between v and omega will be. The angle between v and omega will be. First option 180 degrees, second option 90 degrees, third option 45 degree, and this option 0 degrees. बघा, पे अटेन्शन सी. तो क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलंय की एक पार्टिकल जो आहे तो कुठं कसा मूव्ह करतो अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज असं असतं, अँटी क्लॉकवाईज असतं. तर मग बघा अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह करतो. बरोबर आहे. तो पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह करतोय विथ द रेडियस आर. सर्कल मध्ये मूव्ह करतोय, त्याचा रेडियस काय आहे आर आहे. बरोबर आहे. आणि त्याची लिनियर वेलोसिटी काय आहे व्ही. म्हणजे ही आहे माझी लिनियर वेलोसिटी, ही आहे व्ही. बरोबर आहे. ओके. मग ते काय बोलतात की फाइंड आउट द अँगल बिटवीन ओमेगा अँड व्ही. बरोबर. आता मी तुम्हाला काय शिकवलं, ओमेगा कसा फाइंड आउट करणार, राईट हँड थंब रूलने फाइंड आउट करणार. बघा, हे माझं काय आहे अँटी क्लॉकवाईज. तर मग असं मूव्ह केल्यावर माझा ओमेगा कुठे आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. मग इकडे अपवर्ड डायरेक्शन. बरोबर आहे. आणि माझी काय बोलतात लिनियर वेलोसिटी अशी आहे. फॉर एक्झाम्पल मी कन्सिडर करतो की हा माझा ऑब्जेक्ट इकडे आहे, तर त्याची लिनियर वेलोसिटी कशी बनणार अशी बनणार. तर मग मी बघतो की माझा ओमेगा असा आहे आणि माझी लिनियर वेलोसिटी कशी आहे अशी आहे. तर याच्यामध्ये जो अँगल बनणार तो कोणता असणार. दिस इज द सोल्युशन. ओके. मूव्ह अराउंड द सर्क्युलर पाथ. हा पार्टिकल आहे आपल्या सर्क्युलर पाथला मूव्ह करतोय. बरोबर आहे. ऑफ रेडियस आर. ते सर्क्युलर पाथचा रेडियस काय आहे आर आहे. विथ लिनियर स्पीड व्ही. ही आपली लिनियर स्पीड व्ही आहे. द अँगल डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड. म्हणजे टाइम काय आहे आपला 1 सेकंड. आणि काय बोलतोय अँगल डिस्क्राइब, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे थीटा फाइंड आउट करायचं. बरोबर आहे. अँगल डिस्क्राइब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. बरोबर. सी नाउ पे अटेन्शन ओव्हर हियर. बघा ओमेगा जो आहे, ओके, जर इकडे व्ही विचारला असतं तर आपल्याला व्ही सॉरी इकडे जर आपल्याला एस विचारला असतं तर आपल्याला व्ही घ्यावं लागलं असतं फॉर्म्युला प्रमाणे. इकडे थिटा विचारलं म्हणजे आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी घ्यावं लागेल. ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी. बरोबर आहे. आता पे अटेन्शन वर थीटा 1 आहे. मग आपण लिहू शकतो थीटा अपॉन 1 बेसिकली ओमेगा इक्वल्स टू थीटा झाला. बरोबर आहे. आपल्याला हे जे थीटा आहे त्याची व्हॅल्यू आर आणि व्ही च्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. म्हणजे आपण आता बघितला फॉर्म्युला व्ही इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. बरोबर आहे. तर इथून मी लिहू शकतो ओमेगा इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर. तर मग थीटा काय बनणार व्ही अपॉन आर. बघा इकडे कुठे ऑप्शन व्ही अपॉन आर. बघा तो आपका जो एंगल है विद इन 1 सेकेंड विल डिस्क्राइब व्हाट वी अपॉन आर. आया समझ में. लिखो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते. तर नेक्स्ट टॉपिक आहे टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याकडे एक सर्क्युलर मोशन असतं यूसीएम आणि दुसरं एक सर्क्युलर मोशन असतं नॉन यूसीएम.
तो यू विल से सर यूसीएम का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. काय आहे यूसीएमचा फुल फॉर्म? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे इकडे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन है, इकडे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम. युनिफॉर्म म्हणजे सेम. तर मग इकडे काय युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय सर्कल. हा एक माझा ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्ट माझ्या सर्कल मध्ये मूव्ह करतोय, सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव्ह करत आहे. तर मग या पॉइंट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं म्हणणं असतं की ॲट एव्हरी पॉइंट माझी अँग्युलर वेलॉसिटी आणि माझी लिनियर वेलॉसिटी दोन्ही काय असणार? सेम असणार. मग इकडे काय झालं? व्ही अँड ओमेगा इज कॉन्स्टंट. ओके, ये काय आहे माझा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन याच्या ऑपोजिट असणार. याच्या ऑपोजिट असल्यामुळे जर माझा हा ऑब्जेक्ट आहे, हा सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह करतोय, तर याच्यामध्ये काय असणार? व्ही आणि ओमेगाची व्हॅल्यू जी आहे ती प्रत्येक पॉइंट मध्ये काय असणार? वेगळी असणार. इकडे जास्त असणार, इकडे कमी असणार, इकडे जास्त असणार. येते लक्षात? तो ये क्या रहेगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आया समझ में? तर मग यू कैन से द मोशन इन विच, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा? द मोशन इन विच द linear velocity and angular velocity remains constant is called as uniform circular motion. Is called as uniform circular motion. And non-uniform circular motion मध्ये काय असणार? The motion in which the linear velocity and angular velocity changes is called as a non-uniform circular motion. हाँ, मग एक काम करा, ये युनिफॉर्म नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बनवा, ये दोन डायग्राम बनवा, हे बनवा, आणि मग शेवटी मी तुम्हाला एक डेफिनेशन देतो प्रॉपर, ती वाली देतो. स्टॉप. देखो यूनिफॉर्म झाला. नाउ पे अटेंशन. नेक्स्ट पॉइंट. आता ये अपन ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखा, उसमें अपने पास सबसे पहला है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको हम पढ़ेंगे. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन इज बेसिकली नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वैसे इफ दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा फॉर्मूला विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. बराबर है. नाउ किंवा वी कैन राइट डब्ल्यू अपॉन टी और डेल्टा अपॉन टी. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो. कंसीडर अ सर्कल. ओके, एट पॉइंट ए the object is at point A and the object is at point B with respect to radius r, angle is theta. At point A, the object is having initial velocity omega naught. At point B, the object is having any final velocity omega. Okay, and from A to B, time is t. बराबर है. तो अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, विच इज डेल्टा ओमेगा अपॉन टी. डेल्टा ओमेगा इज चेंज इन वेलोसिटी. नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity, where my omega naught is what? Initial velocity, and omega is what? Final velocity. बराबर है. तो ना ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यही हमारा क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. याद रखो, ओमेगा जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है थीटा अपॉन टी, जो कि होता है रैड पर सेकेंड. तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? रैड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम विच इज अगेन सेकेंड, है ना? ओमेगा अपॉन टी. टी जो आहे सेकंड मध्ये मोजतो आपण. ओमेगा जो थीटा होता तो रेडियन्स मध्ये मोजायचा होतो, आणि टाइम जो होता तो सेकंड मध्ये होता. तर आपण याला लिहू शकतो रेड या रेडियन्स पर सेकंड स्क्वेअर. तर याचे डायमेन्शन काय असणार? याचे डायमेन्शन असणार एल रेस टू 0, एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -2. कारण कि रेडियंस के पास डायमेंशन नहीं होता, तो कौन सा डायमेंशन सिर्फ रहेगा? सेकेंड वाला रहेगा. तो वो क्या बनेगा? -2. तो ये आपका पूरा एंगुलर एक्सेलरेशन है. बघा वापस एकदा सांगतो. पॉइंट ए है, उस पे मेरा वेलोसिटी ओमेगा नॉट है. पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद में मेरा वेलोसिटी क्या बना? ओमेगा बना. और कभी मैं पहुंचा विद इन टाइम टी, तो फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी एंड सब्स्टिट्यूटिंग फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हमारा पूरा डायमेंशन. क्लियर है? ओके. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा, लिखो, नाम लिखो.
देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू acceleration due to change in acceleration due to change in tangential acceleration due to change in tangential velocity is called as tangential acceleration is called as tangential acceleration. बघा, सी नाउ टेंजेंशियल वेलोसिटी बघितली आपण. टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जिसका टेंजेंट होता है, और हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे अभी ये घूमने वाला है, तो हर पॉइंट पे मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. अगर वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वहां पे होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन टेंजेंशियल स्पीड अपॉन टाइम, जो कि रहेगा at which is delta v अपॉन delta t. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. डेल्टा v किंवा v जो आहे इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है. बराबर है. इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. तो उसके हिसाब से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, जो कि बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सही बात है. अगर ये ऐसे है तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? इसका डायमेंशन बनेगा एल रेस टू 1, कारण की मीटरला आपण मेजर करतो. बराबर है. और m रेस टू 0 और t रेस टू माइनस ऑफ 2. ओके. तो ये आपका क्या रहेगा? चेंज इन टेंजेंशियल स्पीड अपॉन टाइम, और at which is delta v upon delta t, उसका यूनिट इज दिस एंड द डायमेंशन इज दिस. पे अटेंशन ओवर हियर. यहाँ पे कंटिन्यूअसली द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग. Okay, not just tangential velocity का direction is changing, the magnitude is changing. For example, at this particular point the velocity was 10, तो ये point पे suppose ये 20 हो गया, again it is becoming 5. So what happens over here? The velocity at each every point is what? Changing. That is what tangential acceleration. So tangential acceleration is equal to change in tangential speed upon time and this whole thing. आया समझ में? लिखो. डायरेक्शन. डायरेक्शन मध्ये केस वन आहे. जर समजा स्पीड है माझी इंक्रीज होते हैं, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और हमारा जो लीनियर सॉरी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये दोनों एक डायरेक्शन में है. तो ये केस में क्या होगा कि मेरा v इंक्रीज हो जाएगा. और इफ v इज डिक्रीजिंग मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और मेरा v का जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट है. तर बघा ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल में क्या देख रहे हैं अपन? मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. अभी ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी v ये डायरेक्शन में है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, मतलब ये ऐसे घूमेगा. बराबर है. और हमारा जो एक्सेलरेशन जो है, मतलब लीनियर वर्ड विसरले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर या डायरेक्शन मध्ये, और लीनियर डायरेक्शन है, लीनियर भी ये है. तो जैसे वो ये पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो 10 है, पर जैसे वो ये पॉइंट पे पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि इसका लीनियर स्पीड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों, टेंजेंशियल और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में. तो ये पॉइंट पे वो 20 बन जाएगा, ये पॉइंट पे वो 30 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. ये पॉइंट पे वो 40 बन जाएगा. मतलब एज अ रिजल्ट ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, तो उसका क्या होगा? स्पीड बढ़ रहा है. पर यही केस सिनेरियो में अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है, जो कि 40. ये उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये उसका डायरेक्शन फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. ये घूम कौन से डायरेक्शन में? ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है. पर मेरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है टेंजेंशियल वेलोसिटी. आ रहा है समझ में? तो जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा, हर एक पॉइंट पे सेम केस सिनेरियो रहेगा. जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा, तो देखो यहाँ पे वो 30 बन गया, यहाँ पे वो 20 बन गया, यहाँ पे वो 10 बन गया. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये जो सर्कुलर मोशन है उसका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया. आ रहा है समझ में?
सो ये है। फिर उसके बाद में वी हैव फाउंड वन मोर फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला वाज ए टी विच इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बराबर है। तो हमने क्या किया, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा लिया। तो यहाँ पे मैंने v का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया विच इज आर इंटू ओमेगा। मैंने r को साइड में निकाला, यहाँ पे ओमेगा अपॉन टी लिखा। ओमेगा अपॉन टी क्या है, अल्फा। देखो मैंने आपको पहले से बताया हो, है ना। ये काय बोलतो अँग्युलर एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला अल्फा, बरोबर आहे। तर मग आर इंटू अल्फा झाला म्हणजे ए टी टँजेन्शियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। हा पण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, जस्ट लाइक दिस फॉर्मूला ओके, अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसके बाद में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैंजेंशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका टैंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस बार कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, बराबर है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स माहिती तुम्हाला 10वीं मध्ये शिकवलं था, 10th स्टैंडर्ड में सिखाया आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखता है, ओके। और उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल की तरफ आता है, ओके, टूवर्ड्स द सेंटर और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमको मालूम है कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, बराबर है। अभी हमको मालूम है कि नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बराबर है, ये सेकंड लॉ। तो फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करूं, तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए का मेरे को वैल्यू मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर। क्या मिलेगा मेरा, ए का वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। यूजुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बोला जाता, रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, बराबर है। तो देखो ये रेडियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आ गया। अभी हमको मालूम है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा भी तो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, वी के जगह पे आर और ओमेगा को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एंड ओमेगा का स्क्वायर टाइम्स आर। तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये आर और ये आर स्क्वायर निकल जाता है। तो ये क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक मेरा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, ये एक फॉर्मूला बनेगा और ये एक फॉर्मूला बनेगा। आया समझ में। तो ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके टैंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, ओके। तो आप इतना लिखो, ये वाला लिखो, फिर इसका एक डेफिनेशन है वो दे देता हूँ। पार्ट का है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन म्हणजे टोटल एक्सेलरेशन, ओके। टोटल एक्सेलरेशन कंसिडर करा, एक एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये काय आहे, वन पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्क्युलर motion. This particle is having a tangential acceleration at in this direction, and it is having a radial acceleration in this direction. Okay, इसको मैं I am taking this out, तो at is in this direction, ar is in this direction. हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर्स पढ़ा था। तो वेक्टर्स में हमने देखा कि if this both are in this direction, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में होता है, जो कि हमारा a नेट होता है। तो a नेट का फॉर्मूला होता है a नेट इक्वल्स टू at अपॉन ar। अभी मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो इधर मेरे को एक लाइन मिलता है, इधर एक लाइन मिलता है, दोनों पैरेलल है, मतलब ये भी 80 बनेगा, ओके। और ये ऑलरेडी ई आर है। अगर तुम देखोगे तो ये 90 डिग्रीज बना रहा है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस में क्या बोला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। तो ए नेट जो है वो इक्वल टू रहेगा 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ए नेट का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा, तो बनेगा अंडर रूट ए टी प्लस ए आर, बराबर है। फिर उसके बाद में हमारे पास tan थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है हमारे पास, तो tan थीटा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थीटा बनेगा, तो थीटा के ऑपोजिट में 80 है तो ऑपोजिट, और tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये ऑपोजिट है, देखो ये वाला ऑपोजिट है और ये वाला हाइपोटेनस है, तो ये वाला क्या रहेगा, एडजेसेंट। कंफ्यूजन होता है इसमें। तो क्या होता है कि 90 डिग्रीज को देखने का, 90 डिग्रीज के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होना चाहिए। तो ये ए आर जो है वो क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 80 अपॉन ए आर। नाउ tan थीटा इज यूजुअली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एंगल। एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा शुड बी हियर एंड tan विल बी कमिंग ओवर हियर। तो ये फॉर्मूला बनेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 80 अपॉन ए आर। दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन या फिर टोटल एक्सेलरेशन।
आया समझ में? नेट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एक्सेलरेशन विच इज फर्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंडिंग? ग्राइंडिंग स्टोन acquires the speed of 90 rpm. काय? 90 rpm after 6 seconds starting from the rest. The angular acceleration of a grinding stone in radians per second square is pi by 4, pi by 6, pi by 3 or pi by 2. जे दिलं ते लिहून घेऊया. काय काय दिलंय? हा 90 rpm हे दिलेलं आहे. 90 rpm युजली एन असतं. काय असतं? एन. एन म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. पण आपले 90 rpm हॅज टू बी इन सेकंड्स. तर मग आपण काय करणार? एन ला 90 डिवाइडेड बाय 60 करणार तेव्हा ते आरपीएस बनणार. काय ना? आरपीएस 90 अपॉन 60. तर मग याला आपण सॉल्व करूया. तर ये क्या होगा? 3 2 जा. ओके बघा कायनेमॅटिक्स मोशन कायनेमॅटिक्स साठी वी विल लिनियर एग्जांपल एक एग्जांपल घेऊया. यहाँ पे वन कार इज देयर. ओके ये कार शुरुआत में यहाँ पे थी और फिर वो बाद में सर्टेन टाइम के बाद में यहाँ पे पहुंची. शुरुआत में जो कार था उसका जो वेलोसिटी था उसको u कंसिडर करते. फाइनल में जो कार है उसका वेलोसिटी v कंसिडर करते. जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जो कि हमारा s होता है. बराबर है. यहाँ पे एक्सेलरेशन ए रहेगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और ये सब कितने किसमें हो रहा है? विद इन अ टाइम फ्रेम. बराबर है. तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था एक ऐसा काइनेमेटिक्स सुरुवातीच्या लेक्चर मध्ये सुरुवातीला सांगितलं. व्हॉट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स म्हणजे वी डोंट नो द ओरिजिन ऑफ द फोर्स देन ऑल्सो वी आर फाइंडिंग अदर क्वांटिटीज. दॅट इज व्हॉट? कायनेमॅटिक्स. बरोबर आहे. तर लिनियर साठी आपल्याकडे 3 फॉर्म्युला होते. 10वीला पण शिकलेलो. v इज इक्वल टू u प्लस at. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वेअर. आणि मग नंतर v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. बरोबर आहे. याच्यामध्ये acceleration is positive if acceleration is increasing, acceleration is negative when acceleration is not increasing. Condition: we don't know the origin of the force. We don't know the origin of the force. But the same we will find out for circular motion. Same we will do what? We will find it out for the circular motion. कारण की linear motion आणि circular motion पण एक सारखेच आहेत. बरोबर आहे. तर मग आता आपण काय करू शकतो? वी कॅन फाइंड आउट द कायनेटिक इक्वेशन फॉर सर्क्युलर मोशन. सो पे अटेन्शन. पहिलं इक्वेशन काय आहे? v. आता आपण काय करूया? याला सगळ्यांना नाव देऊया. ओमेगा नॉट काय आहे? इनिशियल वेलोसिटी. ओमेगा काय आहे? फाइनल. बरोबर आहे. वेलोसिटी. अजून काय दिलेलं आहे? अल्फा. अल्फा काय आहे? ऍक्सेलरेशन. बरोबर आहे. ऍक्सेलरेशन इन द सेन्स हे सगळं अँग्युलर आहे बरं का. This is all angular. Okay. Now pay attention. Angular acceleration t is what? Time. Theta is what? Displacement. What else is there? Okay, this much is there. Now we will write this same equation in circular motion. पहिलं इक्वेशन काय? v is equal to u plus 8. v काय? फायनल. इकडे फायनल काय? ओमेगा. बरोबर आहे. u काय? इनिशियल. इकडे हे काय? ओमेगा नॉट. मग नंतर ए काय आहे? इकडे अल्फा प्लस अल्फा आणि डी काय आहे? सी. तर हे माझं पहिलं इक्वेशन फॉर कायनेमॅटिक्स इन सर्क्युलर मोशन. ओके. इन व्हॉट? सर्क्युलर मोशन. राईट. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वाला एस. एस म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट. इकडे डिस्प्लेसमेंट काय? थीटा. थीटा इक्वल्स टू इनिशियल काय? ओमेगा टी प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वेअर. बरोबर आहे. नंतर नेक्स्ट व्ही काय आहे? व्ही फायनल आहे म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स अल्फा आणि एस काय आहे? थीटा. येतं लक्षात? तो ये 3 इक्वेशन लिनियर साठी आहे. ये 3 इक्वेशन कशासाठी आहे? अँग्युलर साठी. आलं का लक्षात? दिस इज एंगुलर काइनेमैटिक्स और काइनेमैटिक्स इन सर्कुलर मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी जगह पे यूज होगा. बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होगा. आया समझ में? राइट.
लिखो, फैन इज रोटेटिंग, हम वेट, जैसे हो गया, हम